तो पिछला वीडियो हमने कहाँ पे एंड किया था? पिछला वीडियो मैंने एंड करवाया था एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पे। और क्या था वो ओपन एंडेड क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे प्लांट्स पे कौन से एक्टिविटीज होते हैं, प्लांट्स ऐसे कौन से एक्टिविटीज शो करता है जिनको देख के आपको लगता है कि प्लांट्स को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ह्यूमन आएगा, ब्रेन आएगा, न्यूरॉन्स आएंगे, ठीक है, मैकेनिज्म, जो हमने रिफ्लेक्स आर्क देखा था, ये सब आएगा। जनरली प्लांट को हम इग्नोर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि प्लांट के अंदर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। भले आपको वो दिखे नहीं, तो अगर आपको उसका आंसर मिल गया था कि कौन कौन से एक्टिविटीज के लिए उसको प्लांट्स को जरूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो वेल एंड गुड। नहीं तो हम वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे और एनिमल के हॉर्मोन्स के बारे में देखेंगे, और फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ये टॉपिक है आज का, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? प्लांट्स को तो कहीं मूव ही नहीं करना, प्लांट्स को कोई ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं करना जो एनिमल्स कर रहे हैं, ना प्लांट्स को इधर उधर जाना है, तब भी प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? तो अगर आप ऑब्जर्वेंट हो, अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता होगा कि प्लांट्स काफी एक्टिविटी शोज करता है, जो कि कुछ इस प्रकार हो सकता है, जैसे कि ग्रोथ की वजह से, जिसको हम कहते हैं ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म। और कुछ होता है सडन, सडन रिस्पॉन्स। सडन रिस्पॉन्स में क्या आ जाएंगे? सडन रिस्पॉन्स में आपको एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, सडन रिस्पॉन्स के एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे एक, अगर आपको पता है, एक प्लांट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसका नाम होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ऐसा कुछ प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसका जो लीफ होता है, उसके दो मुंह होते हैं, ऐसे दो मुंह होते हैं इसके लीफ के। तो इसके दो मुंह के अंदर जैसी कोई भी फ्लाई बैठती है, कोई भी इंसेक्ट बैठता है, इसका मुंह जल्दी से उसको बंद कर देता है और इनक्लोज कर देता है, ट्रैप कर देता है उसको। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट है, इसके पास ब्रेन है क्या? प्लांट्स के पास ब्रेन है क्या? प्लांट्स के पास न्यूरॉन है? क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या ब्रेन है, प्लांट्स के पास क्या न्यूरॉन है, क्या मैकेनिज्म उनके पास? तो सिंपल आंसर इनका ये है कि प्लांट्स के पास ना तो ब्रेन है, ना न्यूरॉन है। तब भी कोई तो मैकेनिज्म रहा होगा जिससे वीनस फ्लाई ट्रैप को पता चल गया कि अच्छा अब फ्लाई आके बैठ चुकी है, अब सही टाइम है अपने जो लीफ के जो दो पार्ट्स है उसको बंद करके फ्लाई को इनक्लोज कर लेने का। अगर उसके पास कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहता, सपोज कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, कोई मैकेनिज्म है ही नहीं इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की, तो प्लांट को कैसे पता चल रहा है कि अच्छा फ्लाई आके बैठ चुकी है अब? और अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो फिर तो वो कभी भी बंद होगा, कभी भी ओपन होगा, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा, न्यूट्रिशन वो ले ही नहीं पाएगा। एक और जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है सडन रिस्पॉन्स के लिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, वो है टच मी नॉट, या फिर जिसको कहते हैं छुई मुई, ठीक है। तो छुई मुई का पौधा अगर आपने देखा होगा, जो कि काफी कॉमन है, आपको दिख जाता है जनरली, तो उसमें होता क्या है, ये है बिफोर का, बिफोर स्टिमुलस का। बिफोर स्टिमुलस आप नोटिस करो कि आपको लीव्स कितने सही तरीके से अरेंज दिख रहे हैं, एक एक लीफ अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, ऐसे फैला हुआ है पूरा, आपको लीफ बहुत सही से अलग अलग दिख रहे हैं। पर टच मी नॉट या फिर छुई मुई के प्लांट में होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे टच कर स्टिमुलस दे दोगे, टच करोगे अगर कहीं पे भी प्लांट में किसी भी लीफ के एरिया में, यहाँ पे मैंने सपोज टच कर दिया, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिखाता है, कुछ सेकंड मतलब आप होते हुए देख सकते हो कि फिर वो कन्वर्जन जो है ना, वो प्लांट्स का पहले ऐसा था और फिर ऐसा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे श्रिंक हो गया है, सब चीज बहुत क्लोज क्लोज आ गया है, ये आप देख रहे हो। यहाँ पे प्लांट इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ था इसके लीफ, और यहाँ पे देखो कैसे श्रिंक होके छोटे छोटे एरिया में आ गया है। ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, ये वाले स्पेसेस,
ये बिल्कुल कम हो जाता है और ये सिकुड़ के ऐसा हो जाता है। ठीक है, सारे ये देखो आप सिकुड़ के कैसे हो गए हैं। तो ये कैसा था, इमीडिएट रिस्पॉन्स था यहाँ पे, इमीडिएट रिस्पॉन्स था। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने टच किया, स्टिमुलस दिया, विद इन फ्यू सेकेंड रिस्पॉन्स शो कर दिया। तो जो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, मेरे क्वेश्चन का यही मतलब था कि कुछ ऐसे फिनोमिना बताओ, कोई ऐसे आपने प्रोसेस देखे हो जिनके बारे में आप जानते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि प्लांट ने भी कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हेल्प से ही कुछ अपनी एक्टिविटी शो की है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, अगर इसके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता, अगर प्लांट के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है समझने का कि क्या चल रहा है उसके साथ में, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसकी खुद की प्रेजेंस क्या है, अगर ये सब उसके पास समझने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो प्लांट्स को कैसे पता चला कि अच्छा टच का स्टिमुलस आ गया है, मतलब कि अब मुझे श्रिंक होना चाहिए। कोई तो मैकेनिज्म रहा होगा जो टच होने के बाद से प्लांट्स में सिग्नल ले गया होगा कि अच्छा टच का स्टिमुलस आया है, तो अब जो है वाटर को बाहर छोड़ दो। और कोई चीज़ से अगर वाटर पहले यहाँ तक था, लीव्स ऐसे थे फूले हुए, अब इसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो गया। तो सपोज़ लीफ से वाटर अगर निकल रहा है, तो वो ऑब्वियसली श्रिंक होगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, और जब श्रिंक हो रहा है, श्रिंकेज ऑफ लीफ हो रहा है, तो जो स्पेस रिक्वायर्ड था वो भी कम हो जाएगा। पहले इतने बड़े-बड़े फूले-फूले लीफ थे, उसके बाद पतले हो गए, बिल्कुल श्रिंक हो गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए, तो फिर वो ऐसे सेकंड आफ्टर वाले बन गए। तो कोई तो मैकेनिज़्म रहा होगा यहाँ पे। और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स क्यों था? क्योंकि विदिन फ्यू सेकंड्स आपको चेंज दिख जाएगा। और जो सेकंड टाइप का था, वो होता है ड्यू टू ग्रोथ, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसको ट्रॉपिज़म कहते हैं। इसके डिटेल में अभी हम जाएँगे, तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो प्लांट्स 2 तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे-कैसे दिखा सकते हैं? प्लांट दिखा सकते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स, विदिन फ्यू सेकंड आ जाएगा, जिसका एग्ज़ाम्पल टच मी नॉट है, जिसका एग्ज़ाम्पल एक मैंने आपको वीनस फ्लाई ट्रैप का बताया। विदिन फ्यू सेकंड्स उसको अपना रिस्पॉन्स शो करना है, तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बहुत क्विक हुआ है। और सेकंड टाइप है ग्रोथ का, जिसको ट्रॉपिज़म कहते हैं। तो ग्रोथ में क्या डिस्कस करना है हमें? देखो ट्रॉपिज़म में क्या होता है? ट्रॉपिज़म में ऐसा देखा गया है कि प्लांट्स का जो ग्रोथ का डायरेक्शन है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से प्लांट्स के ग्रोथ की डायरेक्शन अफेक्ट हो सकती है। कौन-कौन से फैक्टर हैं? और जो-जो फैक्टर है उनको हम अलग ट्रॉपिज़म का नाम दे देंगे। ट्रॉपिज़म मतलब उसकी तरफ ग्रो करना। तो सबसे पहले थिग्मोट्रॉपिज़म, थिग्मोट्रॉपिज़म, ठीक है? जियोट्रॉपिज़म, ट्रॉपिज़म, हाइड्रोट्रॉपिज़म। तो ये होता क्या है? ये 3 पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। थिग्मो मतलब होता है टच का स्टिमुलस, ठीक है? थिग्मो मतलब टच का स्टिमुलस। थिग्मो मतलब टच का स्टिमुलस। और ट्रॉपिज़म तो ग्रोथ है ही, ट्रॉपिज़म ग्रोथ है ही। ट्रॉपिज़म ग्रोथ है और थिग्मो मतलब टच है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि टच के स्टिमुलस की वजह से वो उस डायरेक्शन में ग्रोथ दिखाएगा। तो इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, सबने नोटिस किया होगा, पर आपको कभी ये नहीं पता होगा कि इसको साइंटिफिक टर्म में कहते क्या हैं। आपने कोई भी क्लाइंबर का प्लांट अगर देखा होगा, तो एक सपोर्ट देते हैं, सपोज़ ये सपोर्ट है, ठीक है? तो क्लाइंबर कैसे जाएगा? ऐसे-ऐसे इसके अराउंड जाता है, ऐसे-ऐसे घूम के फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे घूम के इसके अराउंड जाएगा, ऐसे घूम के इसमें स्पाइरल होते हुए, ऐसे-ऐसे होते हुए आएगा। तो आप ये देखो कि प्लांट्स को कैसे करके ऐसे-ऐसे करके ग्रो करते जाना है, कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है प्लांट्स में। हिप्नोट्रॉपिज़म मतलब टच के स्टिमुलस से। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो उसका ये प्लांट का कोई है, सपोज़ ये क्लाइंबर प्लांट है, तो एक साइड तो उसका सपोर्ट से टच हो रहा है और एक साइड फ्री है, तो टच के साइड वो उग रहा है, टच के साइड ग्रोथ हो रही है और तब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो थिग्मोट्रॉपिज़म हो गया। जियोट्रॉपिज़म क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से। जियोट्रॉपिज़म का यहाँ पे एक है डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो आप। यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म और यहाँ पे लिखा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज़म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म क्यों? ग्रेविटी आप सबको पता है नीचे की ओर लगती है, ठीक है? डाउनवर्ड्स। अब प्लांट को हम नॉर्मली तो वर्टिकल रखते हैं, मतलब कि रूट ऐसे होता है नीचे की ओर और शूट ऐसे होता है ऊपर की ओर। पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है हमने, प्लांट को हॉरिज़ॉन्टल ओरिएंट कर दिया है। मतलब क्या हुआ है कि शूट चले गए हैं राइट साइड की ओर और रूट चले गए हैं लेफ्ट साइड की ओर, ठीक है? तो अब इसमें हुआ क्या कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल सेट हो गई। अब ग्रेविटेशन का जो इफ़ेक्ट है वो हमें दिख सकता है। क्यों? पहले तो वर्टिकल लेवल था, तो एक सेम एक्सेस पे था, लेकिन अब हमने एक्सेस चेंज कर दिया, अब हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो हमें ग्रेविटेशन का इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो इसमें होगा क्या कि जो रूट्स है वो आपके नीचे की ओर ग्रो करने लगेंगे। ये जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है,
ये नीचे की ओर ग्रो कर रहे हैं, ये ऐसे ग्रो नहीं कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट ग्रो नहीं कर रहे, और शूट जो है वो आपका ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्रो करने की जगह वो वर्टिकली ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्यों है शूट? क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके वो ग्रो कर रहा है, इसलिए वो नेगेटिव है। अगेंस्ट हुआ ना डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की ओर है, और जो शूट सिस्टम है अपना वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। ग्रेविटी नीचे, शूट ऊपर, तो नेगेटिव हुआ, अगेंस्ट है क्योंकि, और रूट इसी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका जियोट्रॉपिज्म था। और ऐसी हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो से आपको पता चल रहा होगा वाटर, तो हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है कि कोई एक वाटर का सोर्स है, तो प्लांट्स में नोटिस किया गया है कि अगर उसको वाटर का सोर्स मिल रहा है किसी साइड, तो उस साइड उसकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, ठीक है, वाटर की तरफ ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारे हैं मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। और आप खुद सोचो कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे थे, छुई मुई वाला जो एग्जाम्पल था, टच मी नॉट, वो ज्यादा फास्ट होगा या फिर ये ग्रोथ वाला? खुद सोचो, ग्रोथ वाला ज्यादा स्लो होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स ज़्यादा फास्ट होगा। ग्रोथ में आपको एक्चुअली ग्रो करना है, मतलब एक प्लांट पहले इतना छोटा था, सीधा ग्रो कर रहा था, उसके बाद सपोज लाइट से आया, लाइट की वजह से तो वो उधर की ओर बेंड होना स्टार्ट किया, फिर जो और बड़ा हो गया तो उधर की ओर और बेंड कर रहा है। तो इसमें तो टाइम लगेगा। यहाँ पे एक और ट्रोपिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ भी है, उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। बहुत ईज़ी है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी टर्म्स, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर होता है, जियो मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट, सिग्मा टच होता है, और फोटो आपको पता ही है लाइट होता है, लाइट होता है फोटोट्रोपिज्म। तो लाइट की ओर उगना। तो इस वाले डायग्राम में देखो, अगर वर्टिकल एक्सेस ऐसा जाता है, ऐसे प्लांट ग्रो करना चाहिए था, पर अब ग्रो कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है इस एक्सेस पे, मतलब लाइट की ओर ग्रो कर रहा है। तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ एक्चुअली में ग्रोथ हो रहा है, और वहाँ पे बस एक इफेक्ट है कि जैसे वाटर लॉस हो गया तो लीफ सिकुड़ गए, कुछ रिस्पॉन्स आया और उसके फ्लाई ट्रैप के जो दोनों वो थे बंद हो गए। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बात आती है, ये तो हमने देख लिया कि कौन-कौन से प्रोसेसेस है, जहाँ पे हमारे हिसाब से अब हमें लग रहा है कि हाँ, प्लांट्स को भी ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की। अब बात आती है कि प्लांट्स ये काम करते कैसे हैं? तो प्लांट्स ये काम करते हैं प्लांट्स हार्मोन से। प्लांट्स हार्मोन, प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन होता है। जैसे आप सबको पता होगा, 2-3 हार्मोन के नाम तो सबको पता होगा, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन होता है, पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन निकालता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन, ठीक है। तो प्लांट्स के पास भी हार्मोन है। तो ब्रेन तो है नहीं प्लांट के पास, और ना ही उनके पास न्यूरॉन्स है कि यहाँ से सिग्नल आया, कुछ जनरेट हुआ, एक थॉट जनरेट हुआ, उसको न्यूरॉन्स के थ्रू, साइनैप्स के थ्रू, केमिकल मैसेंजर के थ्रू होते होते इफेक्टर पार्ट पे ले आए। ना प्लांट्स के पास मसल है कि मैं, मेरा मन किया मसल इधर कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो इधर मोमेंट शो कर दिया, रिलैक्स करूँ तो वापस ऐसे शो कर दिया। ना मसल है, ना न्यूरॉन है, ना ब्रेन है। तो कुछ और मैकेनिज्म चाहिए होगा। तो कुछ और मैकेनिज्म क्या है? केमिकल मैकेनिज्म है, केमिकल पाथवे। हॉर्मोन्स केमिकल है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस का ग्रुप है, कलेक्शन है हॉर्मोन्स। ह्यूमन में हार्मोन का क्या होता है? डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। यहाँ पे हार्मोन का क्या होगा? एक सेल से दूसरे सेल ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, डिफरेंट मीडियम में डिसॉल्व होके। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में मेंशन है। ऑक्सिन्स एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन। फिर होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। फिर आ जाओ साइटोकाइनिन्स पे, साइटोकाइनिन्स। और फोर्थ आपको जानना जरूरी है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA भी कहते हैं, ABA, ठीक है। तो आप अभी के लिए ये 4 प्लांट्स हार्मोन के बारे में जान लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये 4 प्लांट्स हार्मोन के क्या-क्या रोल हैं, ये देख लेते हैं। ऑक्सिन जो है आपका ग्रोथ करवाता है, ठीक है, ग्रोथ करवाता है। तो ये जो हम देख रहे थे, इसमें ऐसा पाया गया है कि जो लाइट का स्टिमुलस है ना, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सिन का अलग तरीके से एक्युमुलेशन कराएगा। मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हम बात कर रहे हैं अभी ऑक्सिन्स की, ठीक है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑक्सिन का, मतलब कि हर जगह में ऑक्सिन बराबर है, तब तो प्लांट सीधा वर्टिकल उगेगा, जो हमें हर जगह दिखता रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
इस साइड लेफ्ट साइड भी इतना गया है ऑक्सीजन, इस साइड भी इतना गया है, ऑक्सीजन ग्रोथ कराता है, इधर से भी उतना होगा, उधर से भी उतना होगा है। अब देखो क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन का डिपोजिशन एक जगह अब नॉर्मल हो गया है, ठीक है, एक जगह बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया, एक जगह कम हो गया है, तो क्या होगा कि वो ग्रोथ कराता है, तो एक साइड से वो तो बढ़ना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर जाएगा और दूसरे साइड से बढ़ेगा नहीं। और एक साइड से जब बढ़ रही है कोई चीज, नीचे कुछ है नहीं बैलेंस, तो वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, झुकेगा वो। तो इस वजह से होता है यहाँ पे लाइट की तरफ बेंडिंग। तो सोचो कितना उनके पास स्मार्ट मैकेनिज्म है जो हम नोटिस भी नहीं करते जनरली। पर आपको पता है लाइट कितना एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म निकाला है, उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कंट्रोल कर सकता है ये ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आपको याद रखना है ग्रोथ कराता है। कहाँ ग्रोथ कराता है? एपिकल पार्ट्स में कह सकते हैं, एपिकल पार्ट्स पे ग्रोथ कराता है। एपिकल, एपिकल ग्रोथ मतलब होता है टिप से। ठीक है, जैसे ये प्लांट का सिस्टम है, तो ये जो एक्सेस होगा ना बिल्कुल सीधे यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, अब कुछ देर बाद, कुछ दिन मतलब टाइम बाद प्लांट ऐसा हो गया है, तो ये एपिकल ग्रोथ हुआ है क्योंकि इस पोर्शन से यहाँ पे इलोंगेट हो गया है, तो ये एपिकल ग्रोथ होता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? स्टेम में जनरली ऐसा देखा गया है कि जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन कराता है, स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन करा देता है। तो जिब्रेलिन का आपको कहाँ लगता है एडवांटेज हम यूज कर सकते हैं? सोचो, जिस प्लांट पूरा स्टेम के लिए ही हम ले रहे हैं, पूरे प्लांट में हमें स्टेम चाहिए, कौन सा होता है? शुगर केन, है कि नहीं? शुगर केन में हमें स्टेम से ही तो मतलब है, स्टेम से शुगर बनाएंगे, उसका जूस निकालेंगे शुगर केन का, तो जिब्रेलिन को यूज कर सकते हैं शुगर केन इंडस्ट्री में। जब एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है तो जिब्रेलिन डलवा दो और जो शुगर केन है वो लंबे हो जाएंगे, स्टेम इलोंगेट हो जाएगी, तो अपना ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट। साइटोकाइनेंस क्या है? सेल डिवीजन कराता है, साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन कराता है। प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन हो के ही तो ग्रोथ होगा, तो साइटोकाइनेन सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड रोकता है, स्टॉप। अब हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा ठिकाना नहीं है, फोटोसिंथेसिस से क्या उसको मिलेगा कोई अता पता नहीं है, बस प्लांट के सेल ग्रो किए ही जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सेल्स बने हैं, उनका पूरा वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या वो कंडीशन चाहेंगे? नहीं, हम हेल्दी प्लांट चाहेंगे कि ग्रोथ एक नॉर्मल रफ्तार पे हो, एबनॉर्मली वो ग्रो ना कर जाए, और एक तरीके से मेंटेन हो, रेगुलेटेड, वेल रेगुलेटेड तरीके से ग्रोथ हो। तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड का रोल आता है क्योंकि वो ग्रोथ को स्टॉप करवाता है। तो काफ़ी जगह पे आपको चाहिए कि ग्रोथ को हमें स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो आप इतने फंक्शंस अगर आप याद कर सकते हो ये 4 हार्मोन्स के, तो अभी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो हमने एक पहले क्वेश्चन अराइज़ किया था कि प्लांट्स को क्यों ज़रूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की? फिर हमने उसका आंसर देखा कि प्लांट्स काफ़ी एक्टिविटीज़ दिखाता है। जैसे टच मी नॉट वाला हमने देखा, हमने ट्रॉपिज़म देखा कि लाइट की तरफ उग रहा है, कभी ग्रेविटी के अगेंस्ट उग रहा है, कभी ग्रेविटी के साथ उग रहा है। के अंदर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने पाया कि ये जो 4 ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, वो काम करवा रहे हैं ये, इनकी वजह से वो काम हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चलो, पहले क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो पहले क्वेश्चन अराइज़ करो, क्यूरियोसिटी को जगाओ कि अच्छा प्लांट्स के अंदर ब्रेन तो होता नहीं है, प्लांट्स को क्या ज़रूरत, पहले तो प्लांट स्टैटिक रहता है एक जगह पे, तो प्लांट्स को क्या ज़रूरत है ये सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की? फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रेन होता नहीं है तो वो काम कैसे करेगा अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ठीक है, तो इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन के सीक्वेंसेस का आंसर ढूँढते जाओ। इसी तरीके से साइंस काम करती है। जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उनको हमें ढूँढना है। उनके उनके आंसर ढूँढने के लिए ही पूरा ये जो साइंस का जितना भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, सारे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अनआंसर्ड क्वेश्चन्स का आंसर निकालना है। ठीक है? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हार्मोन्स इन प्लांट, हार्मोन्स इन एनिमल, सॉरी। तो हार्मोन्स इन एनिमल के लिए आप ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम से ही मैं आपको सारे हार्मोन्स और उनके फंक्शन बता दूँगा। और अभी के लिए फिर आपके लिए इन डायग्राम से हार्मोन और उनका फंक्शन देखने से काम आपका बन जाएगा। तो इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ कौन-सा हार्मोन क्या काम करवाता है, क्या कौन-सा ग्लैंड कौन-सा हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है? तो देखते हैं एक वन बाय वन। पीनियल ग्लैंड, सबसे ऊपर पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट कराता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है? तो मेलाटोनिन का क्या फंक्शन होता है?
मेलाटोनिन का रोल ये होता है कि वो आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? स्लीप साइकिल को। स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? मेलाटोनिन का ये रोल है कि वो कंट्रोल करता है कि डार्क एक्सपोज़र कितना है। जैसे कि आपके अंदर एक साइकिल होता है 24 आवर साइकिल कि आप इतने बजे से इतने बजे सोओगे, इतने बजे से इतने बजे जगोगे और एक आपको नेचुरली फ़ील होता है कि अच्छा अभी रात के 9 बज रहे हैं तो अभी डार्क होगा, डार्क एक्सपोज़र मिलेगा। कभी सपोज़ ऐसा अगर कभी हो जाए कि जेट लैग जिसकी वज़ह से होता है जैसे कि आप रात के 8 बजे निकले यहाँ से और कहीं बहुत दूर गए और वहाँ पे भी 8 बजे पहुँचे, तो आपका जो 24 आवर साइकिल होता है, स्लीप साइकिल, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो क्यों होता है? मेलाटोनिन के प्रॉब्लम की वज़ह से हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? इससे ज़्यादा आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि इसको ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो आप सोचो कि ये मास्टर का भी मास्टर है, मतलब पिट्यूटरी का भी मास्टर है। क्यों ऐसा कहते हैं? अब आप समझ सकते हो कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स का रिलीज़ कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स का रिलीज़ कंट्रोल करता है। जैसे सपोज़ इन्हिबिटिंग हार्मोन होते हैं और वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे पिट्यूटरी का है, आपके बुक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पिट्यूटरी का जीएच के बारे में दिया हुआ है। जीएच क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। जीएच ग्रोथ हार्मोन होता है। तो जीएच जो है ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर सपोज़ जीएच बहुत कम है, तो ड्वार्फिज़्म हो जाता है। कम है जीएच कम है तो ड्वार्फिज़्म हो जाता है। ड्वार्फिज़्म मतलब क्या होता है? बौना हाइट, बहुत कम हाइट, हाइट ग्रो नहीं करती। आपने कई बार देखा होगा, तो उनको क्या किस चीज़ की कमी होती है? डेफिशिएंसी ग्रोथ हार्मोन की। और ग्रोथ हार्मोन अगर सपोज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो जाइजेंटिज़्म हो जाता है। जेंटिज़्म। जाइजेंटिज़्म क्या होता है? एब्नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाइट। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन आ गया तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो जाएगी। तो एब्नॉर्मली टॉल हो जाएगा जैसे कि 7 फुट, 8 फुट टॉल हो गए, तो वो जाइजेंटिज़्म कहलाता है। तो पिट्यूटरी से आपको ग्रोथ हार्मोन अभी याद रखना है और हाइपोथैलेमस से आपको ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कब सीक्रेट होंगे या इन्हिबिट होंगे, वो सारा कंट्रोल करता है। ठीक है? फिर नीचे आते हैं थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड का आपको याद रखना है T3, T4 जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन। इसका क्या कंट्रोल होता है? इसका कंट्रोल होता है मेटाबॉलिज़्म पे, मेटाबॉलिज़्म। मतलब कि बॉडी में जैसा आपका एक-एक सेल काम कर रहा है, इस हार्मोन की सबसे ख़ास बात ये है कि एक-एक सेल पे एक्ट करता है। जितने हार्मोन्स हैं वो कोई एक पर्टिकुलर टारगेट पे एक्ट करते हैं, पर थायरॉक्सिन T3, T4 का जो एक्शन है ना, वो ईच एंड एवरी सेल पे जाता है और मेटाबॉलिज़्म कंट्रोल करता है। सपोज़ हम कहते हैं कि अगर किसी का वेट नहीं बढ़ रहा, तो हम कहते हैं कि उसका मेटाबॉलिज़्म बहुत हाई है। हाई मेटाबॉलिक रेट है। मतलब कि वो बहुत सारा खाना भी खाएगा तब भी ईज़िली डाइजेस्ट होके एनर्जी यूटिलाइज़ कर लेगा, तो उसको कहते हैं कि वेट लग नहीं रहा, वेट उसका बढ़ नहीं रहा इस वज़ह से। तो क्यों? उसका T3, T4 हो सकता है हाई हो, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज़्म उसका रहेगा। तो वो जल्दी चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाएगा और सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन थे वो अब्ज़ॉर्ब करके सब कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ एक्यूमुलेट नहीं होगी, मतलब लैग नहीं होगा, ठीक है? पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है पीटीएच, जिसको कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। इसका रोल होता है कैल्शियम पे। कैल्शियम रेगुलेशन के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन का रोल होता है। कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी में, जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम अगर इतना इम्पोर्टेंट है, तो कैल्शियम का लेवल कैसा जाएगा बॉडी में? क्या कैल्शियम कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा? क्या कभी बहुत कम होगा? तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं। थाइमस, थाइमस पे आता है थाइमोसिन रिलीज़ करता है। थाइमोसिन, ठीक है? थाइमोसिन का क्या काम हो सकता है? थाइमोसिन का काम होता है डिफेंस पे, ठीक है? थाइमस के अंदर जो आपके एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो आपके सॉरी बी सेल और टी सेल थाइमस का। और आपको ये बात पता होना चाहिए
कि थाइमस जो है वो बच्चों में बड़ा होता है। स्टेज की तरफ जाते हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक अभी अगर याद रखो बहुत अच्छी बात है, इंसुलिन तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इंसुलिन बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, अगर आपको ग्लूकागॉन याद नहीं करना आप इसको इग्नोर कर सकते हो, पर इंसुलिन आपको पैनक्रियास से याद रखना ही रखना, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। आपको पता है डायबिटीज अगर किसी को होता है, डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको हम इनसे ये चीज पता होना चाहिए। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन रिलीज कराता है, एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, तो बेटर ये कहना होता है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तब भी आप समझ जाना कि वो सेम बात है। एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनालिन। तो ये क्या है, इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, एड्रेनालिन रश। ठीक है, इसको जनरली यूज करते हैं कोई बहुत ही थ्रिलिंग, कोई बहुत ही एक्साइटिंग चीज अगर होती है तो एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ जाता है, और इससे ये डिटरमाइन होता है कि आप वहाँ पे रुकोगे फाइट या फिर आप वहाँ से भागोगे फ्लाइट। ठीक है, तो एड्रेनालिन रश का मतलब ये होता है कोई बहुत ही एक्साइटमेंट, कोई बहुत ही एक इंस्टेंट मोमेंट के लिए, तो ये ट्रिगर होता है, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन और फाइट और फ्लाइट हार्मोन की तरह कह सकते हैं। ओवरी ओवरी से तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको एस्ट्रोजन याद रखना है, एस्ट्रोजन। बाकी के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे आपके ओवरीज था फीमेल के लिए, और यहाँ पे टेस्टिस है मेल के लिए। तो टेस्टिस से आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करने के लिए होगा रोल, और जो आपका जर्म सेल आगे जाके जो आपके गैमीट्स बनाएंगे उनके लिए रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सम इम्पोर्टेंट हार्मोन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको इतने सारे हार्मोन याद नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में सबका बस क्रिस्प एक एक दो दो पॉइंट बताया है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको सारे हार्मोन याद नहीं करने तो एटलीस्ट जो जो इस टेबल में दिया है देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा। ग्रोथ हार्मोन के बारे में दिया है, रिकॉल करो आप। ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ करवाता है, कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं दिया, T3 T4 होता है, या फिर थायरोक्सिन आप सिंपली अभी के लेवल पे कह सकते हो। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बोला मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है थायराइड। ठीक है, इंसुलिन इंसुलिन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, इंसुलिन रिलीज करता है जो पैनक्रियास है। ठीक है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, मैंने आपको बताया इंसुलिन का इंजेक्शन दिलवा दो, जिसका शुगर बहुत हाई है उसका शुगर ड्रॉप कर जाएगा। तो डायबिटीज मेलाइटस के लिए इंसुलिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन पे ही वो अपना सर्वाइवल करते हैं, खाने के पहले भी उनको इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि बहुत ज़्यादा शुगर ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन का क्या रहेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो रहेगा ही डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि बियर्ड उगना वॉइस में। ठीक है, एडोलसेंट के टाइम पे वॉइस में चेंज आना, ये सब। और जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स बनने के टाइम पे। ओवरीज ओवरीज क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एड्रेनालिन एड्रेनल ग्लैंड का क्या होगा, मैंने आपको बताया एड्रेनल ग्लैंड से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन से। तो क्या-क्या हो सकता है एड्रेनालिन से आपके ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट बीट, आप ये समझ लो हार्ट बीट हाई जाती है। कोई भी आपने मैंने आपको बताया बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही एक आपको बिल्कुल एक स्पॉट पे बहुत ज़्यादा हाई ऐसे फ़ील होता है कि कुछ अगर आपके सामने जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है सपोज़, तो आपका हार्ट बीट अचानक से बहुत तेज़ हो जाएगा। या फिर आप कोई हॉरर मूवी देख लो और एक बहुत ही अचानक से कोई सीन आया, तो उसमें आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट इसका पड़ता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट है। हार्ट बीट इंक्रीज़ कर देगा, अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है।
रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आते हैं? रिलीजिंग हार्मोन पहले हम फंक्शन पढ़ते लिखा है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। तो मैंने आपको क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर और उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। तो मास्टर ऑफ मास्टर मतलब कौन सा था? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके से आपको हार्मोन्स याद रखने हैं। थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी इतना मुश्किल नहीं है याद करना, आपको ईज़िली ये याद हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात अभी आपको नहीं आएगी। अभी के लिए आपको सब में एक-एक हार्मोन याद करना है, लेकिन जब हायर क्लासेस में आप धीरे-धीरे जाओगे, जैसे यहाँ पे रिलीज़िंग हार्मोन लिखा है, तो एक्चुअली में 9 हार्मोन रिलीज़िंग एक्चुअली में हाइपोथैलेमस 9 हार्मोन देता है, ठीक है? पिट्यूटरी का दिया होगा, पिट्यूटरी में बस आपको जीएच यहाँ पे याद करना है। एक्चुअली में पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन देता है, तो अभी के लिए आपको 1-1, 2-2 याद करना है। बेसिक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि अच्छा पिट्यूटरी यहाँ पे है, ये रिलीज़ करेगा, ये फंक्शन होगा। लोकेशन, हार्मोन, फंक्शन और ग्लैंड का नाम ऑब्वियसली वो तो लोकेशन आपको पता ही है तो। तो उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से ये डायग्राम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। आपको बनाने के लिए ना भी आए, तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए तभी आपको ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है? और हार्मोन्स के बारे में हमने अलग-अलग टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया, तो एक बेसिक चीज़ हमें डिस्कस करना था, हार्मोन्स का मैकेनिज़्म क्या होता है? जो हमने पहले देखा था कि ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, उसके बाद नर्व्स है, नर्व्स जा रहे हैं हमारे मसल में, मसल हमारा कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट। तो इसमें एक्चुअली जो था यहाँ से चल के सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू होते-होते मसल में जाके एक्चुअल में मूवमेंट कर रहा था। तो ये तो था हमारा न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल क्यों? न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। और दूसरा टाइप ऑफ कंट्रोल होता है हार्मोनल कंट्रोल। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है कि सपोज़ यहाँ पे ग्लैंड है, ठीक है? सपोज़ ये ग्लैंड है और यहाँ पे है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। तो हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं कि ये जो ग्लैंड है, इसने जो अपना सब्सटेंस बनाया मतलब हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल कंपाउंड ही तो है। तो वो ब्लड वेसल्स में रिलीज़ हो जाएँगे, ठीक है? ब्लड वेसल्स में रिलीज़ होंगे और ब्लड तो हर जगह जा ही रहा है पूरे बॉडी में थ्रू आउट। ईच एंड एवरी सेल को ब्लड की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो वो ईच एंड एवरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बहुत कम अमाउंट में बनता है हार्मोन, ठीक है? ये बात आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात है कि हार्मोन जो है, वो रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। मतलब यहाँ पे एक सेल था, ठीक है? सेल था। तो सेल के पास एक रिसेप्टर होगा, ठीक है? जिस पे ये वाला हार्मोन आके बाइंड करेगा। सर्कुलर हार्मोन था अपना यहाँ पे, तो सर्कुलर रिसेप्टर रहेगा और बाइंड करेगा और यहाँ पे वो अपने चेंजेस लाएगा। मतलब जो भी चेंज था, सपोज़ जैसे जीएच का हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ करवाता है, तो यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा? ग्रोथ। तो ये यहाँ पे बाइंड कर गया, तो ये सेल अलर्ट हो जाएगा कि अच्छा ये वाला बाइंड कर गया है और क्या मुझे शोध करना था, मुझे ग्रोथ शो करना है, ये चेंज शो करना है। तो ये सेल और बड़ा होने लगेगा, ग्रोथ होगा। सपोज़ कोई और एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी आप हार्मोन और सोच लो, जैसे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, सपोज़ वो अपना हार्मोन था ट्रायंगुलर, कौन-सा था? T3, T4 सपोज़। असली में मत कहना कि ऐसा ट्रायंगुलर होता है, T3, T4 सपोज़ ट्रायंगुलर हार्मोन था। तो उसका रिसेप्टर भी हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होगा, तो ट्रायंगुलर रिसेप्टर होगा, तभी जाके ये ट्रायंगुलर इसमें फिट हो पाएगा। ठीक है, अब फिट हो गया यहाँ पे। तो अब इसको पता चल गया कि अच्छा नया हार्मोन आया है, तो ये अलर्ट हो जाएगा, इसमें नया रिस्पॉन्स आएगा। तो T3, T4 का थायरॉक्सिन का मैंने आपको क्या बताया था रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ करेगा, मेटाबॉलिज़्म। तो इस तरीके से हार्मोन्स अपना इफ़ेक्ट शो करता है। तो बस आपके लिए रटना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको रटने से मार्क्स तो मिल जाएँगे, पर आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि हार्मोन्स कहाँ से आते हैं और बाकी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया प्लांट हार्मोन और एनिमल्स हार्मोन के बारे में मतलब ह्यूमन हार्मोन के बारे में। तो आप रिवाइज़ करो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो क्योंकि पूरा सिलेबस हम 10th का कवर कराने वाले हैं। आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, आप बस फ़ॉलो करते रहिए साथ-साथ और साथ-साथ आपके फिज़िक्स और मैथ्स का भी सिलेबस चल रहा है, मैं बायो और केमिस्ट्री का सिलेबस करवा रहा हूँ। तो आपके बोर्ड्स की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी हम प्रिपरेशन कराएँगे, अगर टाइम हमें परमिट करता है तो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।